ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट वी नीड टू डू टुडे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। विल कंटिन्यू विद दैट। चैप्टर 5 में वी विल फोकस ऑन 2D जो अभी हम कर रहे हैं, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर विल बी एबल टू फिनिश द 2D पार्ट, और अगली क्लास से हम 3D वाला पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स क्विकली सी कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पिछली क्लास में वी टॉक्ड अबाउट टू प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम ये शोन है, इस प्रॉब्लम में हमारी जो रिजिड बॉडी है, ये वाला बार है, ये हमारी रिजिड बॉडी थी। इसमें दो सपोर्ट्स हैं, एक सी के ऊपर पिन है और ए बी एक रिजिड लिंक है जो कि पॉइंट बी से इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक वेट हैंग हुआ है इसके ऊपर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, और उन्होंने हमें मैक्सिमम फोर्स बताई हुई थी ए बी लिंक के अंदर, और कहा था कि अगर मैक्सिमम फोर्स इतनी अलाउड है तो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस के ऊपर ये वेट को हैंग कर सकते हैं। और इस चीज़ का जो पर्पस है वो ये है इस क्वेश्चन का कि हमारे पास एक कांस्टेंट वेट, अगर डिस्टेंस इसका बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो मोमेंट है इस वेट का वो इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज मोमेंट इज डब्ल्यू टाइम्स एक्स। ठीक है, और अगर ये चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो इस डब्ल्यू एक्स मोमेंट को हमने बैलेंस करना है। अगर हम सी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो सिर्फ एक फोर्स है ए बी के अंदर जो टेंशन है, दैट इज बैलेंसिंग दिस वेट मोमेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इसके मोमेंट को बैलेंस करने के लिए टी को इंक्रीज होना पड़ेगा। एंड टी की मैक्सिमम वैल्यू में पता है क्या है? टी की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है एज 40 किलो न्यूटन्स। ठीक है, तो वी आर सेइंग कि 40 किलो न्यूटन कितने डिस्टेंस एक्स के ऊपर जाके अचीव होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, और साथ में उन्होंने हमसे रिएक्शंस भी मांगे हुए हैं एट पिन सी। ठीक, तो हमारे पास ए बी की जो टेंशन है, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। और वेट हमारे पास एक्ट कर रहा है 2000 केजीज का वेट है, मास है, तो 2000 टाइम्स 9.81 आपका वेट हो गया। और पिन सी के ऊपर आपकी रिएक्शन है सी एक्स और सी वाई। उसके बाद हमने सॉल्व कैसे किया था? हमने काम हमारा स्टैंडर्ड है, वी अप्लाइड समेशन एफ एक्स, वी अप्लाइड समेशन एफ वाई, एंड वी अप्लाइड समेशन एम। तो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई, हमने ये बोला था कि हम लोग रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं तो पूरी बॉडी के ऊपर फोर्सेस को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो कहीं पे भी बॉडी पे फोर्स लग रही है एक्स में, वो कंसिडर होगी। सी एक्स एट सी एक्ट कर रहा है, वी कैन सम दिस टू टी ए बी एक्स, क्योंकि पूरी बॉडी पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली वाई में जो जो फोर्स लग रही है उसको कंसिडर करना है, तो सी वाई लग रही है, डब्ल्यू लग रही है, टी ए बी वाई लग रही है। सही। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हर इक्वेशन से सिर्फ एक अननोन हमें मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली उस अननोन को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो पहली इक्वेशन से सी एक्स मिल गया, समेशन एफ वाई से सी वाई मिल गया। मोमेंट की इक्वेशन लिखनी है। मोमेंट की इक्वेशन की हम मल्टीपल टाइम्स बोल चुके हैं, हम इंटेलिजेंटली मोमेंट की लोकेशन चूज करते हैं ताकि कम से कम उधर अननोन्स आए। ऑल्दो सी एक्स सी वाई इधर कैलकुलेट हो गए, बट अगर हमें नहीं भी पता हो तो हम समेशन एम सी करेंगे तो सी एक्स सी वाई का कोई मोमेंट नहीं आएगा। द मोमेंट्स विल ओनली बी ऑफ वेट एंड टी ए बी एक्स एंड टी ए बी वाई। ठीक, और इसके अंदर जो अननोन अननोन है दैट इज एक्स, सो वी कैन सॉल्व फॉर एक्स। एक अननोन था इसके अंदर, हमने एक्स को भी सॉल्व कर लिया। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम वी टॉक्ड अबाउट। अगर डिटेल्स देखनी है तो ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट द वीडियो लेक्चर ऑफ लास्ट टाइम। सही। अगला सवाल जो हमने किया था, इसके अंदर एक और चीज़ थी जो हमने डिस्कस मेन करनी थी। अब वो ये थी कि हम लोगों को इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू कीप आवर एक्सिस सिस्टम एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टैंडर्ड जो बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन हैव अ रोटेटेड एक्सिस सिस्टम। और इस पर्टिकुलर केस में रोटेटेड एक्सिस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि मैक्सिमम फोर्सेज आपकी एक्स और वाई डायरेक्शन में आ जाती हैं अगर आप इसको रोटेटेड एक्सिस सिस्टम कंसिडर करते हैं तो n1 and n2 come in the y direction and t comes in the x direction। सिर्फ w है जिसको हमें रिजॉल्व करना पड़ रहा है wx और wy के अंदर। सही है। अगर हम इसको नॉर्मल एक्सिस सिस्टम बनाते हैं, जो हमारा एक्सिस सिस्टम इस तरीके से हम लोग इफ वी टेक एन एक्सिस सिस्टम लाइक दिस, देन हमें n1 n2 और t सब के x y कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, और फिर वो समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई के अंदर अपीयर भी होंगे। अभी n1 और n2 सिर्फ समेशन एफ वाई में अपीयर होंगे, t सिर्फ समेशन एफ एक्स में अपीयर होगा। सही है, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स। आगे का काम सेम है। वंस यू गेट दिस पॉइंट देन समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। अब पूरी बॉडी के ऊपर फोर्सेस को सम किया हुआ है।
फिर वी नीड टू टेक द मोमेंट, मोमेंट के लिए वी हैव टू अगेन चूज अ लोकेशन जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा हो रहा हो। इधर ये हुआ था कि हमारे पास समेशन एफ आई से n1 प्लस n2 आ रहा है, हमें n1 और n2 भी पता नहीं है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल g के ऊपर, पॉइंट g के ऊपर मोमेंट को सम करते हैं, उसमें n1 का मोमेंट भी आएगा और n2 का मोमेंट भी आएगा, तो वी विल गेट अ सेकंड इक्वेशन हियर इन टर्म्स ऑफ n1 एंड n2। फिर इस इक्वेशन को और जो दूसरी इक्वेशन आ रही है उसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट n1 एंड n2। बट इफ वी सम द मोमेंट एट a और b, तो कोई सा एक n1 2 में से कोई एक अपीयर होगा, दूसरा अपीयर नहीं होगा। तो अगर हम समेशन ma करते हैं तो n1 क्योंकि a से पास हो रहा है, n1 का कोई मोमेंट नहीं आएगा, n2 का मोमेंट आएगा विच इज शोइंग हियर। सही। और अगर उससे हम n2 निकाल सकते हैं और n2 निकालने के बाद वी कैन प्लग दिस n2 बैक इनटू दिस समेशन एफ वाई इक्वेशन, और इधर से हम n1 भी निकाल सकते हैं। यू कैन चूज टू डू दिस समेशन ओवर b, ठीक है। तो समेशन एम बी हम कर सकते हैं इक्वल्स टू 0। इन दिस केस n2 का कोई मोमेंट नहीं होगा बिकॉज n2 b से पास हो रहा है, सिर्फ n1 का मोमेंट आएगा। एक अननोन बचा है इसके अंदर n1 एंड वी कैन फाइंड इट आउट। t ऑलरेडी निकल चुका है, w गिवन है, तो वी कैन सॉल्व दिस थिंग। सही है। यू कैन चेक ऑल्सो, अगर आप n1 और n2 को इधर से सम करेंगे दे कम आउट एज 2320 जो कि समेशन एफ आई है। तो ये ऑल दीज इक्वेशंस आर ऑल्सो गिविंग द सेम रिजल्ट। तो इनमें से आप कोई सी भी दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम समेशन एफ एक्स एफ आई के साथ सिर्फ एक मोमेंट की इक्वेशन करते हैं बिकॉज मोमेंट की इक्वेशन लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू समेशन एफ। राइट। ये तो पिछले क्लास की बात है सारी, ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी काम। तो व्हाट वी नीड टू डू टुडे इज वी नीड टू स्टार्ट विद अ न्यू प्रॉब्लम। और हम लोग दो प्रॉब्लम्स आज देखेंगे जो कि हम जिनकी क्वेश्चंस डेवलप कर लेंगे और फाइनल कैलकुलेशंस हम आपके ऊपर छोड़ देंगे। तो यू विल नीड टू जस्ट डू द एंड की कैलकुलेशन होगी बिल्कुल सिंपल सी, वो आपको करके फाइनल आंसर निकालना होगा एंड देन देयर विल बी वन प्रॉब्लम जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। हमारे पास एक बार है, ठीक है, जो ए के ऊपर पिंड है, सी पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है एट ए सर्टेन एंगल, बी के ऊपर एक एक स्लॉट है बार के अंदर जिसमें पॉइंट बी के ऊपर एक पिन से ना सपोर्ट मिल रही है। ठीक। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू। अभी तक हम ये कहते थे कि अगर एक बार है फॉर एग्जांपल इस तरीके से और उसमें यहाँ पे रोलर लगे हुए हैं और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो देयर इज अ सपोर्ट रिएक्शन हेयर। सही है ना। तो बार में रोलर है ये मूव कर रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट वर्क्स लाइक दिस। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपकी जो बार है वो एक, यहाँ पे मैं रोलर अटैच कर दूं और आपकी बार, दिस इज एक्चुअली योर बार, और ये एक रोलर के ऊपर रखी हुई पॉइंट बी के ऊपर फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अब जो सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है ना वो आपकी रॉड है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फ्लैट सरफेस। तो अगर ये वाला केस था, इस वाले केस में ग्राउंड जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है। इस वाले केस में जब आपकी सपोर्ट पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ठीक है, और आपकी रिजिड बॉडी एक पॉइंट पे सपोर्ट से कनेक्टेड है, तब आपका रिएक्शन आपके रिजिड बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस है। होपफुली यू गेट दिस पॉइंट। दोनों में एक फ्लैट सरफेस है और एक साइड से पॉइंट या फिर एक लाइन कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, अगर 3D में देखें तो लाइन है, वरना 2D में एक आपको माइनर सा स्मॉल सा पॉइंट है कांटेक्ट में आ रहा है। इन बोथ ऑफ देम जो भी सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन लग रहा है। तो इस केस में ग्राउंड सरफेस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन है। इस केस में आपकी रिजिड बॉडी सरफेस प्रोवाइड कर रही है तो रिजिड बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन। राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में ये सेकंड वाला केस अप्लाई हो रहा है हमारी फिगर में कि पिन एक पॉइंट हमें दे रही है जहाँ पे बॉडी कांटेक्ट में आ रही है और जो सरफेस मिल रहा है वो बॉडी से मिल रहा है मुझको। तो जो रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो हमारी रिजिड बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सही है। तो अगर हम इस चीज़ की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ए के ऊपर पिन है। पिन क्या करती है? पिन हमारे पास एक्स और वाई दोनों में ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट करती है। ट्रांसलेशन इज लिंक्ड टू फोर्सेस, रोटेशन इज लिंक्ड टू मोमेंट।
अगर ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो रिएक्शन फोर्स लगता है, अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो रिएक्शन मोमेंट लगता है। तो रोटेशन फ्री होती है पेन में, तो सिर्फ रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे, ए एक्स लगेगा और ए वाई लगेगा, क्योंकि दोनों ट्रांसलेशन फिक्स्ड रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, फिर बी के ऊपर देयर इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके परपेंडिकुलर है? आपकी बॉडी के परपेंडिकुलर है। सही, इसको हम एन बी कह रहे हैं, इसको हम बी एक्स और बी वाई नहीं कह रहे, बिकॉज हमारे एक्स और वाई एक्सिस एन की डायरेक्शन में नहीं है। तो दिस एन इज नाइदर इन एक्स डायरेक्शन नॉर इन वाई डायरेक्शन, तो हम लोग इसको एन बी एक्स या बी वाई नहीं कह सकते, तो हम इसको नॉर्म एन बी कह देते हैं, विच मीन्स कि सिर्फ सरफेस के नॉर्मल है। अगेन दिस इज जस्ट नेम, अगर आप एन बी नहीं कहते आप इसको एफ बी कह देते हैं, इट डजंट रियली चेंज एनीथिंग, दिस इज जस्ट अ नेम। ठीक है ना, हम इसको अभी करंटली एन बी कह रहे हैं। फाइनली हमारे पास फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, एंड वी कैन देन गो अहेड एंड सॉल्व एवरीथिंग। तो हमारे पास ये फिगर डायग्राम है, ये हमारे एक्सेस हो गए, तो वी कैन देन गो अहेड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक, हमें क्या क्या करना है? हमें समेशन एफ एक्स लिखना है, हमें समेशन एफ वाई लिखना है, और समेशन एम लिखना है। तो अगर हम समेशन एफ एक्स लिखें, तो हमारे पास किस किस चीज़ के एक्स कॉम्पोनेंट्स हमें चाहिए होंगे? ए एक्स इज इन एक्स डायरेक्शन, एंड बी का भी एक एक्स कॉम्पोनेंट है और एफ का भी एक एक्स कॉम्पोनेंट है। तो हमारे पास एफ के दो कॉम्पोनेंट्स बन रहे हैं, एक कॉम्पोनेंट एफ का एफ एक्स बन रहा है और एक कॉम्पोनेंट एफ वाई बन रहा है। सिमिलरली मेरे पास एन बी के जो कॉम्पोनेंट्स बन रहे हैं, तो मुझे एन बी को इधर मूव कर लेना चाहिए ताकि मैं टेल को इधर पेश कर सकूं। तो एन बी का मेरे पास इसमें एन बी, एक एन बी का वाई कॉम्पोनेंट बन रहा है और एक एन बी का एक्स कॉम्पोनेंट बन रहा है। सही, एंगल्स क्या है? एफ का एंगल तो मैं डायरेक्टली गिवन है, ये वाला 30 डिग्रीज। ठीक है, एनबी का एंगल कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, हम पहले बात कर चुके हैं बट जस्ट लेट्स रिवाइज दिस। अगर हमें कोई सी दो लाइन के बीच में एंगल पता हो और हम इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ करें, तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वर्टिकल, और जो इंक्लाइंड लाइन है इसका परपेंडिकुलर भी हम ड्रॉ कर दें, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अगर हम दो लाइनों के बीच का एंगल हमें पता हो, तो इन दोनों लाइनों के जो परपेंडिकुलर्स हैं उनके बीच में भी सेम एंगल होता है। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो अगर इस बार का, ये जो बार है इसका एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्रीज, तो इस बार के परपेंडिकुलर का जो कि एन बी है, फ्रॉम द वर्टिकल जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो भी 30 डिग्रीज होगा। ठीक, तो हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं इधर, दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास जो कि एन बी का है, दिस इज 30 डिग्रीज, और दूसरा वाला जो बन रहा है दैट इज दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता चल सकता है कि एन बी एक्स जो है हमारे पास ये वाला, ये साइन से निकल रहा है, और एन बी वाई कॉस से निकल रहा है, एफ एक्स कॉस से निकल रहा है, एफ वाई साइन से निकल रहा है। ठीक, तो अब हम अपनी पोजीशन में है कि वी कैन स्टार्ट राइटिंग अवर समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई। तो हमारे पास समेशन एफ एक्स में ए एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि ए एक्स पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, एन बी का एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव है बिकॉज ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, माइनस एन बी एक्स इज एन बी साइन थीटा। और हमारे पास एफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ cos theta, and this is equals to, this is your first equation। ठीक हो गया। सेकंड हमें क्या करना है? हमें समेशन एफ वाई करना पड़ेगा।
और y के अंदर हमारे पास ए वाई है, एन बी वाई है विच इज एन बी cos 30, और एफ वाई है विच इज एफ sin 30, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तीसरी इक्वेशन हमें क्या चाहिए होगी? तीसरी इक्वेशन हमें चाहिए होगी मोमेंट की। अब मोमेंट की इक्वेशन हम कहीं पे भी ले सकते हैं, बी के ऊपर भी ले सकते हैं, हम ए के ऊपर भी ले सकते हैं, हम किसी भी और पॉइंट पे ले सकते हैं, बट वी कैन सी फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 कि दोनों इक्वेशंस में दो दो अननोन, ए एक्स भी अननोन है, एन बी भी अननोन, ए वाई भी अननोन है, एन बी भी अननोन। ठीक है, तो हम ए पे ले लेंगे ना, ए पे ले लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर हम मोमेंट ए के ऊपर ले लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक अननोन आएगा मोमेंट की इक्वेशन में विच इज एन बी, एंड वी विल बी एबल टू डायरेक्टली गेट एन बी, और एन बी को हम वापस प्लग इन कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में, ए एक्स और ए वाई निकाल लेंगे। तो अगर हम समीशन m करें एट a एंड वी टेक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, हमारे पास एन बी का मोमेंट आएगा, एफ एक्स का आएगा, एफ वाई का आएगा। अभी देखिए मैंने एन बी एक्स एन बी वाई नहीं बोला, उसकी वजह क्या है कि मुझे अगर हमारे पास कोई भी फोर्स हो, आई जस्ट टेक एन केस हियर, अगर मुझे ये पता है और मुझे फॉर एग्जांपल ये मुझे पता है कि मेरे पास फोर्स एफ है और मुझे इसका मोमेंट निकालना है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँ। So this is my force, this is the perpendicular distance, and moment is equals to fd, but sometimes this distance is not easy to calculate। ठीक है, ये डिस्टेंस नॉर्मली आसान नहीं होता, तो व्हाट वी डू, हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं इसके कंपोनेंट्स में, और फिर कंपोनेंट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर यूजुअली इजियर टू गेट। ठीक है, तो हम इसको d1 d2 कह देते हैं, सेकेंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये वाला है एफ एक्स का। ठीक है, तो हम फिर एफ एक्स और एफ वाई के कंपोनेंट्स के मोमेंट निकाल लेते हैं, ये मोमेंट सेम होंगे अगर हम एफ का मोमेंट लें। ठीक है, दोनों सेम होंगे, बट समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे डायरेक्टली मिल जाए, और वो कब होगा? वो तब होगा जब मेरे पास, सी दिस केस, अगर मैं ये करूं कि मेरी फोर्स ऑलरेडी अगर इस बार के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अलोंग द लेंथ ऑफ द बार, जो चीज यहाँ पे ट्रू है। एन बी क्योंकि बार के परपेंडिकुलर है, तो एन बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द बार फ्रॉम ए टू बी विच इज गिवन एज 0.4 मीटर्स। तो एन बी के लिए हमें एन बी एक्स और एन बी वाई के मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप एन बी एक्स एन बी वाई के मोमेंट निकालेंगे यू विल नॉट सफर, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बट नो नीड टू डू दैट, इट यू कैन डायरेक्टली गेट दिस डायरेक्टली। ठीक है, तो मसला नहीं है। तो हम एन बी के डायरेक्टली मोमेंट ले सकते हैं। एफ के केस में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि एफ का डिस्टेंस निकालना आसान नहीं है, तो एफ के केस में विल नीड टू टेक द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एफ, एफ एक्स और एफ वाई। तो अब लेट्स जस्ट क्विकली सी कि हमारे पास मोमेंट्स की क्या डायरेक्शंस होंगी। तो अगर मैं एन बी का मोमेंट देखूं अबाउट पॉइंट ए, तो एन बी का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज अपीयरिंग एज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस मोमेंट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सही है। देन वी हैव fy, fy का moment about a is coming as clockwise, so this one is going to be negative। और फाइनली हमारे पास जो fx है उसका मोमेंट भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, a के अबाउट रोटेशन अगर आप ले रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, अगर आप रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लें अबाउट योर पॉइंट, सही है, तो आपके पास ये मोमेंट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, एन बी का मोमेंट पॉजिटिव है, बाकी दोनों मोमेंट नेगेटिव है। तो अगर हम अब अपनी इक्वेशन कंप्लीट कर लें, देन वी हैव
NB टाइम्स 0.4, ठीक है, माइनस Fx times its momentum minus Fy times its momentum, and this is equals to 0. Fx का momentum कितना है? Let's clear it up slightly and see. Fx का मोमेंटम यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? हमें पता है कि ये डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अप टू दिस पॉइंट इज 0.8 मीटर्स। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट कर लें, then we can find out both of these distances. तो Fx के लिए जो डिस्टेंस है दिस इज 0.8 sin 30, और Fy के लिए जो मुझे डिस्टेंस चाहिए यहां से लेके यहां तक, दिस इज 0.8 cos 30, ठीक है। तो लेट्स जस्ट राइट दिस डाउन कंप्लीटली। तो अब हमारे पास है NB टाइम्स 0.4, Fx क्या है? Fx इज F cos 30, एंड जो डिस्टेंस आ रहा है इसके अंदर दैट इज 0.8 sin 30, and we have Fy which is F sin 30, और इसका जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 0.8 cos 30 equals to 0. इस इक्वेशन के अंदर देयर इज जस्ट वन अननोन एंड यू कैन सॉल्व फॉर दिस अननोन, ठीक है। ये अननोन आप इधर से निकाल लेंगे, and once you have this unknown you can take it back into equations 1 and 2. So let's call this equation 3. equation 3 से हमें NB मिल जाएगा, और NB को then we can plug back into 1 and 2 and find out what is AX and what is AY. This is up the problem, ठीक है। इस सवाल में जो चीज़ें थी समझने वाली, जो नए पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ये था कि हमारा जो रिएक्शन था अब वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं था, वो हमारी रिजिड बॉडी के परपेंडिकुलर, सपोर्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं था, रिजिड बॉडी के परपेंडिकुलर। ऑल्दो अगर आप इफ यू गेट टेक्निकल, आपके पास जो पेन है, पेन का जो यहाँ पे टेंजेंट सरफेस आ रहा होगा ना, दैट विल ऑल्सो बी नॉर्मल टू द रिएक्शन, ठीक है। वो अपनी जगह मेंटेन कर रहा है, पेन के परपेंडिकुलर ही है, बट हम लोगों को क्योंकि हम जूम इन व्यू नहीं देख रहे होते तो हम लोग सिंपली उसको अपनी जो रिजिड बॉडी है उसके परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज इजियर टू विजुअलाइज। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया। एंड देन इसमें और क्या चीज़ थी? इसमें दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ उस वक्त मोमेंट निकालते हुए फोर्सेस को रिजॉल्व करना है जब ज़रूरत है। NB को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी तो हमने रिजॉल्व नहीं किया, F को रिजॉल्व करने की ज़रूरत थी तो हमने Fx और Fy के मोमेंट्स लिए, राइट। दिस वाज अ प्रॉब्लम। आंसर मैंने नहीं निकाले हुए, आंसर यू कैन जस्ट चेक योरसेल्फ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सब कुछ हुआ हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ट्राई टू स्टार्ट हियर एंड solve the problem completely. Don't look at the solution, just try to solve this thing and see whether you end up with the same equations, and once you end up with the same equations you can then check the answers, ठीक, आंसर निकाल के चेक कर लें क्या है, बुक में आंसर्स अवेलेबल हों। ऑल राइट, ये सवाल हो गया। एक और सवाल है, इस सवाल को भी हम कंप्लीटली फाइनल आंसर तक नहीं लेके जाएंगे, बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक है जिसको आपने समझने की ज़रूरत है। अब ये सवाल क्या है? ये सवाल ये है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक हाइट के ऊपर लोगों को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का वेट जो है, स्ट्रक्चर का वेट है 250 पाउंड एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट G1। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट एक्ट कर रहा होता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो वेट है 250 पाउंड्स वो G1 के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। हम लोग चाहते ये हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 400 पाउंड्स तक का वेट बैलेंस कर सकें, यहाँ पे रख सकें 400 पाउंड तक का वेट।
और इस वेट का हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट G2। हमें बता दिया हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लोड का, जो हम लोड इसके ऊपर डाल रहे हैं ना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 पर। अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें, हम कोई और चीज कंसिडर नहीं करें, तो स्ट्रक्चर का अपना वेट है, ठीक, यहाँ पे एक्ट कर रहा है और ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं समेशन m करूंगा एट लेट्स से एट दिस पॉइंट B, तो मेरे पास 250 पाउंड्स का एक मोमेंट है विच इज क्लॉकवाइज, इसका मोमेंट आर्म 1 फीट है, और मेरे पास 400 पाउंड्स का sorry, this is anti-clockwise and 400 pounds is clockwise। 400 पाउंड का जो मोमेंट है तो उसके लिए 2 मोमेंट आर्म है। दिस इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू 0। अगर हम इसके ऊपर 400 पाउंड्स का वेट डालेंगे तो चीज टिप ओवर होके गिर जाएगी, टॉपल हो जाएगी। तो देयर सेइंग कि व्हाट वी डू इज वी प्लेस अ काउंटर वेट एट लोकेशन बी के ऊपर एक हम वेट रख रहे हैं जिसका काम ये है कि वो चीज को इक्विलिब्रियम में रखे, उसको टिप ओवर ना होने दे, ठीक, ये सवाल है। और वो कह रहे हैं कि हमें कितना वेट रखना पड़ेगा एट बी इन ऑर्डर टू इंश्योर के 400 पाउंड तक का वेट बैलेंस हो जाए, दैट्स अ क्वेश्चन। और अगर मैं 400 पाउंड से जरा सा भी आगे जाऊंगा तो चीज गिर जाएगी। तो बिल्कुल जो वो बाउंड्री है ना, बिल्कुल जिसपे बिल्कुल चीज टिप ओवर होने वाली है, सही है, बिल्कुल जरा सा भी वेट बढ़ा तो चीज गिर जाएगी। उस लिमिटिंग कंडीशन को निकालना है कि कम से कम कितना वेट रखूं तो बस चीज बेयरली बैलेंस हो रही होगी। अगर उससे कम काउंटर वेट रखूंगा तो भी चीज गिर जाएगी, अगर लोड में 400 से बढ़ा दूंगा तो भी चीज गिर जाएगी, ठीक है। तो हमारी टिपिंग डायरेक्शन ये, इस तरह चीज रोल होके गिरेगी, और चीज जो है जब रोल होना शुरू होगी तो इट विल गो समवेयर लाइक दिस। तो वो इस तरीके से चीज जो है ना गिरना शुरू हो जाएगी, तो आपका व्हील उठ जाएगा ये वाला। सिर्फ आप इस व्हील पे कांटेक्ट में होंगे पॉइंट डी पे, सही, और चीज पूरी रोल होके गिरने की कोशिश कर रही हो, सही। जब टिपिंग ओवर वाले प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो इसमें एक खास पॉइंट है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है जब हम उस लिमिटिंग केस को डिस्कस कर रहे हैं। वो ये पॉइंट है कि जब ये चीज टिप ओवर होना बिल्कुल होने वाली होगी ना, तब पॉइंट सी कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अगर जब चीज गिरने शुरू होगी तो सी जमीन से उठ जाएगा ना, बिल्कुल, और सी जब जमीन से उठेगा तो ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। बिल्कुल जो लिमिटिंग कंडीशन है जिसमें चीज गिरने वाली है, इन दैट लिमिटिंग केस सी ने अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टॉप कर दी। द ओनली बैलेंसिंग एक्ट इज हैपनिंग एट डी, और बी का जो वेट है और G1 का जो वेट है और लोड का जो वेट है, ये आपस में एक दूसरे के मूवमेंट को बैलेंस कर रहे हैं, तो चीज टॉपल नहीं हो रही। लेकिन सी ने सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टॉप कर दिया। दिस इज द केस व्हेन द थिंग इज स्टार्टिंग टू टिप ओवर। और ऐसा ही होता है हर दफा जब भी कोई चीज टॉपल होने लगेगी, तो जो चीज रोटेट होकर जमीन से उठने वाली है ना, वो वाली सपोर्ट अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टॉप कर देगी, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स डन। तो हमारे पास जो मोमेंट्स आ रहे हैं, तो किस किस हमारे फोर्सेस क्या क्या हैं। हमारे पास काउंटर वेट लग रहा है बी के ऊपर, हमारे पास प्लेटफॉर्म का वेट डब्ल्यू है 250 पाउंड्स गिवन है, हमारे पास लोड गिवन है 400 पाउंड्स, और हमें डब्ल्यू बी निकालना है, डब्ल्यू बी हमें निकालना है। हमारे पास डी के ऊपर एक रिएक्शन होगा डी वाई, और सी के ऊपर रिएक्शन सी वाई होगा, बट इन द लिमिटिंग केस की चीज अब टिप होने वाली है, टॉपल होने वाली है, सी वाई इज 0। दिस इज हाउ यू नीड टू टेक इट एवरी टाइम, ठीक है। जब भी चीज टॉपल होने वाली होगी बिल्कुल लिमिटिंग कंडीशन में, तो समझे कि सी से व्हील अब बस उठना शुरू हो गया है, अभी मूव नहीं कर रहा, बॉडी इक्विलिब्रियम में, बट जरा सा भी वेट बढ़ेगा तो सी जमीन से बिल्कुल उठ जाएगा, ठीक है। वो लिमिटिंग कंडीशन की बात होगी ये। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये केस सिर्फ उस चीज के लिए जब आप एक साइड से कांटेक्ट, मैं एक हाइपोथेटिकल केस लेता हूं कि मैं व्हील को यहां से भी रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू दिस, तब आप जितना मर्जी वेट लगा लें कुछ भी नहीं होगा, देयर विल ऑलवेज बी अ रिएक्शन। अगर चीज नीचे मूव करने की कोशिश कर रही है, रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर चीज ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, तो रिएक्शन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो फिर आपको डब्ल्यू बी की जरूरत नहीं है। अगर आपने व्हील को होल्ड कर लिया
अगर मैं ऊपर से भी होल्ड कर दिया तो फिर तो जरूरत नहीं है ना मुझे काउंटर वेट की, बिकॉज सी इज नाउ व्हील, द व्हील इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड, फिक्स्ड है व्हील अपनी जगह पे, ऊपर भी नहीं मूव कर सकता, नीचे भी नहीं मूव कर सकता। लेकिन अगर ऐसा केस है जिसमें आप सिर्फ एक साइड से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब तक वेट इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है तब तक तो ये ठीक है। लेकिन एज सुन एज ये चीज इस तरह रोटेट होने की कोशिश करेगी तो ये चीज भी ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी। इसको हमें कंसिडर करना। इस वाले केस में आपका सी का रिएक्शन जीरो हो जाएगा। वो लिमिटिंग कंडीशन में आपका सी का रिएक्शन क्या है, जीरो है। हर उस सवाल में जिसमें इस तरह की टिपिंग ओवर की प्रॉब्लम होगी, दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक। लिमिटिंग केस में जो रिएक्शन उस सरफेस पे होगा जो कि ग्राउंड से उठने वाला है, वहां रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, ये हमने बहुत डिटेल में चीज डिस्कस कर ली। अब हमारा पर्पस क्या है, हमें सिर्फ डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू बी निकालना है और कुछ भी नहीं निकालना। तो हमें इनफैक्ट एक्स में कोई फोर्स नहीं है, तो वी डोंट नीड अ समेशन एफ एक्स, इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास एक्स में कोई फोर्स नहीं है। अगर एक्स में कोई फोर्स अप्लाई हो रही होती ऐसे करके, तो क्या चीज प्लेटफॉर्म मूव कर रहा होता, ऐसा नहीं कर रहा होता, देयर वुड हैव बीन अ रिएक्शन हियर जो कि इसको बैलेंस कर रहा होता। अच्छा, 1 मिनट प्लीज मुझे दीजिएगा। ठीक है जी, तो क्योंकि हमें सिर्फ डब्ल्यू बी निकालना है और डब्ल्यू बी जो चीज़ हमें चेक करनी है वो उसकी रोटेशन का इफेक्ट चेक करना है, तो वी ओनली नीड टू कंसिडर द मोमेंट बैलेंस इन दिस केस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट बैलेंस चेक करने की जरूरत है। एफ एक्स कुछ भी नहीं होगा बिकॉज हमारे पास एक्स में कोई फोर्स नहीं है। समेशन एफ वाई हमारे पास, सॉरी, समेशन एफ वाई हमारे पास लगाने की जरूरत है नहीं, लग सकता है। अगर हम समेशन एफ वाई लगाएंगे तो हमें डी वाई मिल जाएगा, हम निकाल सकते हैं डी वाई, बट डी वाई हमसे पूछा हुआ नहीं, हमसे सिर्फ डब्ल्यू बी पूछा हुआ। तो वी ओनली नीड टू फाइंड आउट, ओके, मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है। ओके, व्हाट विल बी द अनबैलेंस, सर इट विल बी अनबैलेंस्ड इफ वी अप्लाई फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर एक्स में फोर्स अप्लाई हो रही होगी देन देयर विल बी अ रिएक्शन हेयर जो कि इसको एक्स में बैलेंस कर रहा होगा। आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग। ओके, इसको एक्स में बैलेंस कर रहा होगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं ना। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे होगी। व्हील ऐसे स्लाइड तो नहीं करता ना, व्हील कोई फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ऑल्दो में फ्रिक्शन पड़ी नहीं है। अभी एक सवाल के अंदर फ्रिक्शन आएगी, क्वेश्चन में मेंशन होगी फ्रिक्शन। तो व्हील्स जो है एक्स में मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, लेट्स से कि यहाँ पे विंड का एक लोड लग रहा है जो कि इसको पुश कर, विंड है बहुत ज्यादा, इसको राइट की तरफ पुश कर रही है, तो व्हील इसको एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि इसको बैलेंस कर, स्टॉप कर रहा हो। ठीक, और अगेन सी में कुछ भी नहीं होगा बिकॉज सी इज जस्ट अबाउट टू बी लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, सी पे कुछ नहीं होगा। बट जो क्वेश्चन हमें स्टेटेड है उस केस में ये नहीं है, तो हमें समेशन एफ एक्स कंसिडर नहीं करना। अगर होगा तो एक्स में रिएक्शन भी होगा, और क्योंकि फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, वी हैवंट स्टडीड फ्रिक्शन एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर किसी सवाल के अंदर फ्रिक्शन कंसिडर करनी होगी तो वो मेंशन्ड होगी आपको कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। तो अगर ये होता तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन्ड होता कि देयर इज फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग है। ठीक है, वो आपको मेंशन्ड होता तो आप उसको कंसिडर कर लेते। सही, अभी नहीं कर, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी मोमेंट बैलेंस अप्लाई करना है टू कैलकुलेट डब्ल्यू बी। तो अगर हम मोमेंट कैलकुलेट कर लें एट पॉइंट डी तो हम ये काम कर सकते हैं। तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई द मोमेंट एट पॉइंट डी। ठीक है, दिस इज अवर पॉइंट डी, ये हमारा एक्सिस है। ठीक हो गया, और हमारे पास किस किस चीज़ का मोमेंट आएगा, डब्ल्यू बी का मोमेंट आएगा, डब्ल्यू पी का मोमेंट आएगा, डब्ल्यू एल का मोमेंट आएगा। तो डब्ल्यू बी जो है वो चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रही है। ठीक है, अबाउट पॉइंट डी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है डब्ल्यू बी, तो ये पॉजिटिव मोमेंट है। डब्ल्यू पी भी, अगर मैं डब्ल्यू पी को लाइन ऑफ एक्शन मूव करते करते यहाँ पे ले आऊँ,
this is also rotating like this, so this is also positive. WL जो है मेरे पास, WL अगर मैं यहाँ पे बना दूँ WL, लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप, तो WL का जो मोमेंट है वो मेरे पास क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव है, सही। मोमेंट आर्म्स कितने कितने हैं, मोमेंट आर्म देख लीजिए, तो मेरे पास बी का डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर करूँ यहाँ तक, तो दिस डिस्टेंस हियर इज 6 + 1 7 फीट, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 1 फुट, सही। और WL का जो डिस्टेंस है दिस इज 2 फीट। तो हमें सारे मोमेंट आर्म पता चल गए, सारी डायरेक्शंस पता चल गई। वी आर रेडी टू अप्लाई दिस थिंग। यहाँ पे एक मिस्टेक है, आई नीड टू फिक्स दिस थिंग, लेट मी जस्ट फिक्स दिस, दिस इज नॉट 6, दिस इज 7, सही है। तो हमारे पास WB का डिस्टेंस 7 फीट हो गया, WP का डिस्टेंस 1 फीट है, और WL का डिस्टेंस 2 फीट, सही। हमें WP पता है, दिस इज 250 पाउंड्स, दिस इज 400 पाउंड्स, सब कुछ पता है। WB नहीं पता, यू कैन गो ahead and solve this thing and calculate what is WB, ये आप निकाल सकते हैं। सॉरी, दिस इज नॉट, यू कैन फाइंड आउट व्हाट दिस इज, ठीक है, ये आप निकाल लीजिए, सही। ये वो प्रॉब्लम होते हैं जिनमें टिपिंग ओवर हो रही है, तो उसमें एक रिएक्शन जहाँ से चीज लिफ्ट होना शुरू होने वाली है वो रिएक्शन जीरो हो जाता है। सिर्फ ये इसमें नई चीज थी जिसका हमें ख्याल रखना था, ठीक है। ऑल राइट, एक सवाल हमने और डिस्कस करना है, विच इज we'll solve it completely. Time less than 1 minute रह गए, तो please rejoin the session and we'll then do the problem. सही है? Okay, let's continue. इस सेशन में प्लीज अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दें, राइट, एंड I'll pick it up from here. सही है जी, तो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि वी हैव ए ट्रक हेयर, और ये टो ट्रक है, और एक केबल इसके पीछे लगी हुई है, और ये कुछ टो कर रहा होगा ऑफ कोर्स, एंड वी हैव ए फोर्स हेयर विच इज 6 किलोन्यूटन। तो T गिवन है हमें 6 किलोन्यूटन, एंगल थीटा भी गिवन है एज 60 डिग्रीज। इस क्वेश्चन के अंदर देयर सेइंग दैट देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स F, दे आर गिविंग यू द फ्रिक्शन फोर्स, तो आपने कंसीडर करनी टोटल ब्रेकिंग फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है B के ऊपर, तो ये गिवन है तो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो वी हैव टू फाइंड दिस F एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे पास क्या नॉर्मल रिएक्शंस हैं Na और N। पूरी चीज का जो वेट है दैट इज 4000 किलोग्राम्स, 4 मेगाग्राम्स लिखा हुआ, विच मींस 4000 किलोग्राम्स है एक्टिंग एट G। हमारे पास अननोन्स जो हैं दैट दे आर Na, Nb एंड F। T नोन है तो Tx Ty भी नोन होगा बिकॉज थीटा नोन है, T भी नोन है, थीटा भी नोन है, तो Tx भी नोन है, Ty भी नोन, वी कैन फाइंड दिस आउट। W नोन है बिकॉज हमें 4000 मास पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.81 से तो हमें वेट पता चल जाएगा। Na, Nb और F निकाल, 3 अननोन है। सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच बिल्कुल सेम होगी जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो लेट्स सी व्हाट वी डू हियर। सबसे पहले का समेशन एफ एक्स अप्लाई करें। समेशन एफ एक्स के लिए वी नीड टू कंसीडर कि एक्स में क्या क्या फोर्सेस हैं। एक्स के अंदर टी एक्स है और एक्स के अंदर एफ है। तो अगर हम अपना एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, देन वी कैन एक्चुअली राइट आवर इक्वेशन। इसको कंप्लीट कर लें, सिर्फ ये मेरा एफ एक्स टी एक्स होगा, सही है। तो एंगल के सामने वाली साइड है तो ये साइन से निकलेगी, राइट। तो हमारे पास टी एक्स पॉजिटिव है, एफ नेगेटिव है, तो वी हैव टी एक्स माइनस एफ इक्वल्स टू 0। T is T sin theta and theta is equal to 60 degrees. So we know that F is equal to T sin 60. This is the first equation. We know T, so we can find out F directly. अभी हम नहीं कर रहे, हम सारे numbers end पे calculate करेंगे, अभी हम equations निकाल रहे हैं. But if you want to just calculate friction force F here, you are actually in a position to do it because we know T. T हमें पता है कितना है, तो we can just plug it in and calculate F. But let's just calculate all the equations first.
तो हमारे पास अगली जो इक्वेशन है दैट इज समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0. हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर इन वाई? वी हैव एन ए, एन बी, डब्ल्यू एंड टी वाई. टी वाई इज टी कॉस 60. So we can just write everything. We have Na positive, Nb positive, W negative, and Ty negative. So Ty we can replace with T cos theta, and this is the equation. Theta को replace कर दें with 60 if you want. If you want to take T cos 60 to the other side, you should do that because T known है, मैंने इधर नहीं लिखा हुआ, but you should take this to the other side as well. Then you will have a relationship between Na and Nb. एक इक्वेशन आ जाएगी Na और Nb. ऑल राइट, तो ये हो गया. उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी शुड अप्लाई समेशन एम. तो समेशन एम इस केस में विल ट्राई एट 2 डिफरेंट लोकेशंस. ए पे लगाएं, बी पे लगाएं, जी पे लगाएं. वी नो जी पे लगाने का हमें फायदा नहीं होगा. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मल्टीपल टाइम्स. अगर हम जी के ऊपर लगाएंगे तो एन ए भी आएगा, एन बी भी आएगा, एंड इट इज नॉट आइडियल बिकॉज वो साइमल्टेनियस इक्वेशन में है. बट लेट्स जस्ट ट्राई समेशन एम जी एज वेल जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ठीक, तो अगर मैं समेशन एम जी करना चाह रहा हूँ एंड टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, किस किस चीज का मोमेंट है एट जी? वी हैव अ मोमेंट ऑफ एन ए विच गोज लाइक दिस. दिस इज नेगेटिव. वी हैव अ मोमेंट ऑफ एन बी विच गोज लाइक दिस. दिस इज पॉजिटिव. टी वाई और टी एक्स है, तो टी वाई का मोमेंट ऐसे जाएगा. तो दिस इज गोइंग टू बी negative, and tx is also going to go the same way, so this is also going to be negative. सारे नेगेटिव है सिवाय एन बी. डब्ल्यू का कोई मोमेंट नहीं है बिकॉज डब्ल्यू जी से पास हो रहा है. ठीक है, मोमेंट आर्म्स यू कैन सी है. एन ए का डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर फ्रॉम जी? 2 मीटर्स है. एन बी का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम डब्ल्यू? 2.5 मीटर्स. टी वाई का कितना डिस्टेंस है? 2.5 प्लस 1.5. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2.5 प्लस 1.5. और टी एक्स का डिस्टेंस फ्रॉम जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दैट डिस्टेंस इज, अगर मैं यहाँ से ये वाला डिस्टेंस देखूँ ना, ये डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस डिस्टेंस, दिस इज 3 minus 1.25. So this is 3 minus 1.25, 1.75. All right. तो हमें सारे डिस्टेंसेस पता है, सबकी डायरेक्शंस पता है. वी कैन जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई द मोमेंट. सिर्फ एन बी का मोमेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है. तो दिस इज ये dx का डिस्टेंस कैसा है? टी एक्स ये है ना बेटा, टी एक्स हमें डिस्टेंस जी से निकालना है. लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप. टी एक्स का डिस्टेंस जी से निकालना है. अगर मैं टी एक्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करूं तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टी एक्स. ठीक है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन का यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस. 1.25 से माइनस हो जाएगा. 3 में से 1.25 माइनस हो जाएगा, तो यू गेट 1.75. ऑल राइट, तो सब पता चल गया. सारे हमारे पास नेगेटिव है सिवाय एन बी के मोमेंट. तो दिस इज वन मोमेंट इक्वेशन दैट यू कैन यूज. द अदर इज कि हम अगर ए या बी के ऊपर मोमेंट ले ले, तो मैं बी के ऊपर नहीं निकाल रहा, मैं ए के ऊपर निकाल रहा हूँ. एंड ए के ऊपर मैं अगर लूंगा तो एन ए का कोई मोमेंट नहीं होगा, डब्ल्यू का मोमेंट आ जाएगा. ठीक, और डिस्टेंसेस अगेन यू कैन चेक. अब हमारे पास टी एक्स का, अब जो पॉइंट ए से, ये ए है ना पॉइंट ए से डिस्टेंस टी एक्स का ये पूरी हाइट है, तो दिस इज 3 मीटर्स. टी वाई का डिस्टेंस कितना होगा? टी वाई का डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 मीटर्स प्लस 2.5 मीटर्स प्लस 1.5 मीटर्स, दिस इज 6 मीटर्स. डब्ल्यू का डिस्टेंस 2 मीटर है, एन बी का डिस्टेंस 2 प्लस 2.5 मीटर्स. सही है. तो वी कैन पॉजिटिव नेगेटिव यू कैन ऑलवेज लुक. तो डब्ल्यू का मोमेंट नेगेटिव है, एन बी का मोमेंट पॉजिटिव है, टी वाई का मोमेंट भी नेगेटिव है, और टी एक्स का मोमेंट भी नेगेटिव है. सिर्फ एन बी का मोमेंट पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सारे मोमेंट नेगेटिव है. तो वी कैन राइट द इक्वेशन. ठीक, और इस इक्वेशन के अंदर वी कैन जस्ट प्लग एवरीथिंग इन. तो हमने टी एक्स टी वाई प्लग इन कर दिया और थीटा प्लग इन कर दिया. वी गेट इक्वेशन, और हम दूसरी वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं. हमारे पास 2 इक्वेशन बन रही थी. जी वाली इक्वेशन में एन ए और एन बी दोनों आ रहे थे,
और ए वाली इक्वेशन में सिर्फ एन बी आ रहा है, तो इट इज़ बेटर टू यूज द सेकंड इक्वेशन, राइट। अगर हम पहली इक्वेशन यूज करेंगे तो हमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करना पड़ेगा बिटवीन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, और अगर मैं इक्वेशन 3 यूज करूंगा तो इससे मैं एन बी डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, सही। और हमें अपने क्वेश्चन में कुछ डाटा पता है ऑलरेडी। वी नो दैट T is equals to 6 किलो न्यूटन्स एंड W is equals to 39.24 किलो न्यूटन्स। W हमने कैसे निकाला, 4000 kgs को 9.81 से मल्टीप्लाई करके। देन वी कैन स्टार्ट सॉल्व। इक्वेशन नंबर 1 में मैं T की वैल्यू डालूंगा तो आई कैन फाइंड F। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर मैं T की वैल्यू डालूंगा और W की वैल्यू डालूंगा तो आई कैन फाइंड NB। उजैर बेटा कुछ कह रहे हैं? ऑलराइट। अगर मैं इसमें NB की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें T प्लग इन कर सकता हूँ, W प्लग इन कर सकता हूँ, इनका फाइंड आउट NB। ठीक, ऑलराइट, ये हो जाएगा, NB आ जाएगा। उसके बाद वी कैन प्लग NB एंड T एंड W इन इक्वेशन नंबर 2, तो मैं NA निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, सब कुछ मैंने प्लग इन कर दिया, आई कैन फाइंड आउट NA एज वेल। तो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड। हमें 3 अननोन निकालने थे, F, NB और NA, तीनों हमने निकाल लिए। तो वी एक्चुअली डन एट दिस पॉइंट विद दिस प्रॉब्लम। कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। अटेंडेंस में एक श्योर आप मार्क कर दें, छोड़िएगा नहीं, बाद में मुझे भेजने, बाद में नहीं भेजिएगा, मुझे अभी लगाएं जिसको लगाएं। फाइनली एक पॉइंट है जो मुझे मेक करना है बिफोर आई एंड दिस सेशन, और वो सिर्फ एक फ्री बॉडी डायग्राम है, जस्ट नीड टू टॉक अबाउट, हमने ऑलरेडी बात की हुई है। इस डायग्राम के अंदर आपकी रिजिड बॉडी जो है ना, वो ये ग्रीन वाला बार है, दिस इज माय रिजिड बॉडी व्हिच आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बनाने के लिए 2 पॉइंट पे सपोर्टेड है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। लेट मी जस्ट चेंज द कलर एज वेल। तो पॉइंट ए पे सपोर्टेड है और पॉइंट बी पे सपोर्टेड, ठीक है। ए के ऊपर हमारा बार एक सरफेस, एक फ्लैट सरफेस या फिर एक बड़े सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है, तो हमारे जो रिएक्शन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। बट बी के ऊपर बार सिर्फ एक पॉइंट के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। इफ यू जस्ट लुक हियर, ये एक पॉइंट के कांटेक्ट में आ रहा है बार, तो इस पर्टिकुलर केस में जो रिएक्शन होगा वो मेरे रिजिड बार के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास 2 रिएक्शन जो बन रहे हैं, ये तो अप्लाइड फोर्स पी हो गई। ए के ऊपर रिएक्शन सरफेस, सपोर्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, और बी के ऊपर जो रिएक्शन है वो मेरी रिजिड बॉडी के परपेंडिकुलर, बिकॉज सरफेस जो है मेरा, जो मेरा सपोर्ट सरफेस है, वो सिर्फ एक पॉइंट की सपोर्ट प्रोवाइड कर, एक पॉइंट पे सपोर्टेड है ना मेरा रिजिड बार, तो उस पॉइंट के परपेंडिकुलर तो मैं नहीं ले सकता। तो आई एम टेकिंग द सरफेस रिएक्शन परपेंडिकुलर टू माई रिजिड बॉडी। ये ख्याल आपने रखते हैं। 2 तरह की, हमने ऑलरेडी पिन वाली केस में भी बात की थी थोड़ी देर पहले, पहला जो सवाल हमने सॉल्व किया। समझ नहीं आया सर ये। हमने थोड़ी देर पहले एक और बात की थी बेटा, हमने कहा था कि अगर मेरे पास एक यहाँ पे स्लॉट कट हुआ है, इसके अंदर एक पिन है, ठीक है। अब ये पिन एक रिएक्शन प्रोवाइड कर रही होगी, तो जो रिएक्शन था वो इस तरह परपेंडिकुलर था, हमने इसको एन बी कहा था, दिस वाज पॉइंट बी। बट एक पिन तो इस सरफेस से कांटेक्ट में है मेरे पास, तो ये रिएक्शन पिन के परपेंडिकुलर नहीं था, मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर था। 2 तरह की सपोर्ट्स हो सकती है। एक सपोर्ट ये होती है कि मेरी बॉडी, लेट्स से मेरी बॉडी है ये एक फ्लैट सरफेस से कांटेक्ट में आ रही है, बट लेट मी जस्ट फिक्स दिस। मेरे पास एक फ्लैट सरफेस में मेरी बॉडी कांटेक्ट में आ रही है। इन दिस केस जो रिएक्शन है वो सपोर्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है। दूसरा केस ये है कि मेरी बॉडी एक पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी सपोर्ट है, ठीक है। इन दिस केस भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, बट वो नॉर्मल रिएक्शन मेरी रिजिड बॉडी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। द रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू माय रिजिड बॉडी, द रिएक्शन विल बी लाइक दिस। ये पॉइंट है सिर्फ कि जब सपोर्ट एक शार्प किस्म की सपोर्ट हो जो कि एक पॉइंट पे कांटेक्ट है बॉडी से, जब परपेंडिकुलर की डायरेक्शन रिजिड बॉडी से मेजर कर लेते। अगर फ्लैट सरफेस है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन फ्लैट सरफेस से मेजर कर लेते हैं।
तो इस केस में क्योंकि ए के ऊपर फ्लैट सरफेस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, बी के ऊपर एक शार्प एज है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो जो रिएक्शन है वो मेरी रिजिड बॉडी के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर नहीं है, मेरी रिजिड बॉडी के परपेंडिकुलर। दैट दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू, समझ में आया? Yes. ठीक हो गया। ऑल राइट, तो टाइम काफ़ी ले लिया मैंने, लेट मी एंड दिस थिंग। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप एज वेल, सही है? तो लेट्स एंड दिस सेशन एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 3D पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।